कॉग्निशन का, संज्ञान का, किस प्रक्रिया में, चिंतन की प्रक्रिया में। अब कभी कभी होता है कि बिना वजह का चिंतन करते हैं, उसका कोई मकसद नहीं होता है, तो इसके भी टाइप होते हैं अलग अलग तरह के। तो अलग अलग तरीके से चिंतन करते हैं, कहाँ किस तरह से चिंतन करते हैं इसके बारे में जानेंगे। बच्चे को कौन सा चिंतन करवाना है, बच्चे में कौन सा चिंतन डेवलप करवाना है, कैसा थिंकर बनाना है, तो ये सब चीज़ें इसलिए दिया गया है कि बच्चे में ये चीज़ हम डेवलप कर पाए, बच्चे में इस चीज़ का विकास कर पाए कि बच्चा किसी चीज़ के बारे में कैसे सोच पाए, किस तरह से सोचे जो ज़्यादा बेहतर हो, ताकि वो निर्णय ले सके और समस्या समाधान कर पाए। इसलिए आपके टॉपिक में एक चैप्टर दिया गया चिंतन। तो इस चिंतन का क्या काम है, चिंतन के जरिए बच्चा लॉजिक लगा पाएगा, तर्क कर पाएगा, बच्चे ये समझ पाएंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे करना है, किस तरह से करना है, प्रभावी ढंग से कैसे करना है। बेसिकली ये चीज़ें इसमें जुड़ी हुई है। तो एक मनोवैज्ञानिक है रॉस, कौन है, रॉस, तो ये कह रहा है चिंतन एक कैसी क्रिया है, मानसिक क्रिया है, यानी जो आप दिमाग का यूज करके करते हैं। तो ये एक मानसिक क्रिया है, क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है, और यहीं से आप क्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। तो ये एक ज्ञानात्मक पहलू है, संज्ञान से रिलेटेड है, मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। तो मन की बात जो मन में चल रहा है, आप जो सोच रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, थिंकिंग के अंदर आता है, आपके संज्ञान के अंदर आता है। तो ये एक ज्ञानात्मक पहलू है। जो भी ज्ञान हासिल कर रहे हैं वो कहाँ जा करके व्यवस्थित तरीके से बैठ रहा है, स्कीमा में बैठ रहा है जा करके। तो ये कैसी प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। जहाँ भी मानसिक या कॉग्निशन का यूज कर रहे हैं, समझ लीजिए ऊपर वाले हिस्से का यानी हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारे प्रक्रिया चिंतन में कहाँ से होता है, मानसिक से होता है। कभी कोई बच्चा हाथ पैर से सोचता है क्या, नहीं सोचता है, भले लात घुसा भले लग जाए इससे, लेकिन सोच नहीं सकते हैं। तो ये है चिंतन एक कैसी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है। कोई चिंतन करता है, कोई बच्चा या यहाँ पर कोई कर रहा है, तो उसको हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, लेकिन इतना समझ पाते हैं कि फलाना चिंतन कर रहा है। कभी कभी कोई सोच में डूबा हुआ रहता है, तो बोलते क्या चिंता हो गया, तो मतलब वो कुछ ना कुछ याद कर रहा है, किसी चीज़ को याद करके उसके बारे में सोच रहा है। कोई परेशानी में है तो उसका हल ढूंढने में बैठ करके चिंता कर रहा है। तो ये एक आंतरिक ज्ञानात्मक पहलू है, ठीक है, संज्ञान से जुड़ा हुआ है और आंतरिक पहलू है, बाह्य नहीं है। चिंतन का कोई निश्चित उद्देश्य होता है। ऐसे बैठ करके कोई चिंतन करता है, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर रहता है। ऐसे भी चुपचाप बैठा हुआ और सोच रहा है, तो किसी ना किसी चीज़ के बारे में ही सोच रहा है। उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई घटना घटा हुआ है जिसके बारे में वो सोच रहा है और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है कि काश अगर हम आज ऐसे नहीं करते तो ये चीज़ नहीं होता, आज अगर ये चीज़ ना क्या होता तो ये चीज़ हो जाता। तो इस तरह से सोच रहा है अगर कोई व्यक्ति बैठ करके, तो समझ लीजिए उसके पास कोई ना कोई गोल होता है। तो बिना गोल के कौन चिंतन करता है, करता है कोई नहीं। चिंतन में किसी समस्या का समाधान होता है। तो जब तक चिंतन नहीं करेंगे समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जब कोई मुसीबत, जब कोई प्रॉब्लम आता है, तो घर में 4 लोग बैठ करके उस पर डिस्कस करते हैं, उस समस्या पर कि कैसे इससे निपटना चाहिए। जब पहले तो कोशिश करते हैं अकेले निपटा जाए, जब अकेले नहीं निपट पाते हैं तब घर में बैठ करके सभी लोग मिल करके इसका समाधान ढूंढते हैं, हल ढूंढते हैं। अब घर बनाना होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट घर बनाने लगते हैं, नहीं, उसके बारे में पहले बैठ करके घर में बात करते हैं कि इसमें इतना इतना मटेरियल आएगा, ये मटेरियल का इतना खर्चा पड़ेगा, इस तरह से मिस्त्री का इतना खर्चा जाएगा, मटेरियल का इतना खर्चा जाएगा, ये नक्शा बनेगा तब बनेगा। तो एक तरह से बैठ करके चिंतन किया जाता है, उस पर पूरा एक समस्या का समाधान किया जाता है। उसके बाद वो सारी चीज़ें जमा करके तब वहाँ पर लागू किया जाता है। तो किसी न किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो चिंतन में हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई समस्या होगा और उसका हल ढूंढा जाएगा। चिंतन निहित मतलब उसके अंदर समाहित होता है, किसी समस्या का समाधान या हल समाहित होता है, चिंतन में शामिल होता है। चिंतन में फिर कह रहा है चिंतन किसी उद्देश्य से लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। लक्ष्य क्या है, समस्या का समाधान, तो गोल जो है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा चिंतन लगाएंगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जैसे कराएंगे अभी, तो आप एक बार रिकॉल करेंगे पीछे की सीखी हुई चीज़ों को कि आज हमने चिंतन के बारे में ये पढ़ा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है किस टाइप के चिंतन के बारे में कर रहा है, तो आप क्वेश्चन का जवाब देने से पहले भी एक बार चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में पार्टिकुलर आंसर देने के लिए। तो क्या होगा, आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, आपको सही उत्तर चाहिए, यही आपका लक्ष्य है, इस ओर बढ़ रहे हैं, चिंतन लगा रहे हैं, आप पूरा मानसिक क्रिया का यूज कर रहे हैं तब उत्तर दे पा रहे हैं सही से। तो कहेंगे किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है चिंतन। तो ये सारी बातें हैं चिंतन का। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं है इसका। ये एक छोटा मोटा डेफिनेशन है कि चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू है, आंतरिक पहलू है। चिंतन का उद्देश्य होता है, चिंतन में कोई
समस्या का हल समाहित होता है। तो ये सारी बातें हैं चिंतन के बारे में। फिर कह रहा है इसके अलग अलग टूल होते हैं। बच्चे कैसे चिंतन करेंगे, बच्चे के सामने क्या रखेंगे जो वो चिंतन कर पाएगा। तो इसके भी कुछ टूल्स है, कुछ उपकरण है जो बच्चे के सामने पेश करेंगे तो वो चिंतन करेगा, चिंतन कर पाएगा और बच्चे में चिंतन का विकास होगा। तो चिंतन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला टूल है कॉन्सेप्ट। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट, कोई भी एक संप्रति बच्चे के सामने अगर होगा तो बच्चे की नज़रिया क्या है। कोई एक टॉपिक दे दिए कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो एक जवाब देगा। तो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो जब वो कॉन्सेप्ट करेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर बस जो चलती है इसमें तेल ही क्यों लगता है, इसमें पानी क्यों नहीं लगता है, पानी से चलने लगे तो क्या होगा। तो आप बैठ करके सोचेंगे, हाँ अरे यार ये तो और अच्छा हो जाता, तेल तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, अगर पानी पे चलने लगे तो कितना बेहतर होगा। तो इस तरह से आप बैठ करके उसके बारे में एक डिटेल से सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, वहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो चिंतन कर रहे हैं आप, चिंतन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह से चिंतन डेवलप होगा बच्चे में। जब उसके सामने कोई एक कॉन्सेप्ट रखा जाए तो वो सोचेगा, यहाँ अलग अलग तरीके से सोच पाएगा। अब ये बल्ब जलने का क्या मतलब है कि कोई भी समस्या है सामने में बच्चे के सामने, अब अचानक से उनको उनका हल मिल गया, तो ये बल्ब जल गया, यानी दिमाग की बत्ती जलेगी, समस्या का हल मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग, ये मोबाइल है तो क्यों है, लैपटॉप है क्यों है, ये मैसेज का बॉक्स है तो क्यों है। तो ये सब टूल हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे का कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब यहाँ पर देख करके क्या समझ में आ रहा है, ये वाला सिंबल किसका है, कैमरा है। तो कैसे बता पाए, आपने देखा है पहले तो उस चीज़ को याद किए, रिकॉल किए, चिंतन किए उसके बारे में, फिर बता पा रहे हैं कैमरा है। तो यही चीज़ है, टूल है, कॉन्सेप्ट है। कैमरा का क्या काम होता है, फ़ोटो खींचना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि फ़ोटो खींचना है। अच्छा रेंच है, ये सेटिंग है दिमाग का, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें डेवलप करेगा बच्चे को, सामने चीज़ें रखेंगे तो बच्चे में डेवलप होगा। फिर है कोई सिंबल ला दिए, अब जैसे ये सिंबल है, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। ये तो नो पार्किंग, और ये वाला क्या है, नो एंट्री है। तो इस तरह से ये वाला क्या है, रिसाइकिल है, कोई चीज़ पुनः यूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चे के सामने इस तरह सिंबल रखेंगे, उनको बताएंगे भी नहीं, वो खुद चिंतन करने लगेगा। सर ये क्या है, इसके बारे में बताइए, ये क्या है, इसके बारे में बताइए, ये वाला क्या है, इसके बारे में बताइए। या वो सोचने की कोशिश करेगा, यहाँ पर सिगरेट रखा हुआ लेकिन उसको काट दिया, इसका क्या माने हो सकता है। तो ये सारे सिंबल यूज करेंगे किसमें, थिंकिंग में, सोचने में। यानी सोच को विकसित करने के लिए सिंबल या प्रतीक की जरूरत होती है। तो ये सारे प्रतीक होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं, एक होता है कि भाषा बोल करके और दूसरा होता है इशारे से। तो ये इशारा वाला चीज़ होता है, बच्चा समझ जाता है यहाँ पर सिगरेट पीना मना है इस तरह से। तो ये अलग अलग क्या है, सिंबल्स है, इसके बारे में बच्चे थिंकिंग करेंगे। तो बच्चे के सामने कुछ सिंबल्स लाएंगे, अब वहाँ पर गए क्लास में पढ़ा रहे हैं, इस तरह से एक बना दिए, ठीक है। अब बोलेंगे बच्चे को बताओ ये क्या है, तो वो कभी ना कभी देखा है, तो कोई बोलेगा सेब है सर, कोई बोलेगा कुछ और है, दिल है। इस तरह से ये चीज़ें क्या होगी, बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करेगा। बच्चे यहाँ पर सोच पाएंगे, अपने थिंकिंग का यूज कर पाएंगे। पहले कुछ फैमिलियर चीज़ें देंगे, ऐसा चीज़ें जो बच्चे से रिलेटेड हो, फिर धीरे धीरे थोड़ा हार्ड करते जाएंगे कि इसके बारे में बताओ ये क्या है। इस तरह से सिंबल्स देंगे बच्चे, तो खुद चिंतन करेंगे, खुद सोचेंगे उसके बारे में। कुछ नई चीज़ें ला करके देंगे, उसके बारे में चिंतन करेगा। फिर कुछ इमेजेज होंगे, कुछ फोटोज होगा। अब जैसे ये फोटो है, ये क्या है, ये जो लकड़ी वाला चीज़ है कंधे पे रखा हुआ, तो इसके बारे में कैसे, अगर जान रहे तो जान रहे ये बंगी है, इसको ढोने के लिए सामान को आसानी होता है, तो इस तरह से यूज किया जाता है। तो अलग अलग पिक्चर्स ला करके, पुराने ज़माने में इस पे जो है ना वो पानी ढोता था, कोई जो है क्या नाम है, बंगी या कुछ करके था ना, ऐसे कुछ करके। तो इस तरह से यूज किया जाता था। और वो जो दूध बेचने वाले ग्वाला होते थे, वो दूध ले जाते थे पहले कंधे पे रख के, अभी साइकिल पर मोटरसाइकिल पर ले जा रहे हैं पहले, लेकिन इसी पे लेके जाते थे। तो इस तरह से इमेज दिखा करके भी बच्चे में चिंतन को विकसित किया जा सकता है। हल्ला क्यों हो रहा है बताइए, क्या हो गया। फिर आप कल्पना करते हैं, कल्पना कैसे करते हैं बताइए। आप मेले में गए होंगे और मेले में कीचड़ ही कीचड़ नजर आया होगा, सोच पा रहे हैं किस तरह का कीचड़ था। तो ये चीज़ें आप याद कर पा रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं। अगर सोचिए वहाँ पर सूखा होता, बारिश ना होती, तो फिर मेले में कितना भीड़ होता। ये आप इमेजिन कीजिए कि कीचड़ और बारिश होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा भीड़ था मेले में। अगर कीचड़ और बारिश नहीं होती तो कितना भीड़ होता। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं, कल्पना कर पा रहे हैं उस चीज़ों को कि इतना भीड़ होता कि मेले में घुस भी नहीं पाते। तो ये चीज़ क्या है, कल्पना कर रहे हैं।
अगर आपका भी जॉब लग जाए, आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आपका अगर जॉब लग जाए तो सोचिए आप पहली गाड़ी कौन सी खरीदेंगे, 4 चक्का वाला खरीदेंगे, 2 चक्का वाला खरीदेंगे? तो सबके मन में अलग अलग चीज़ आएगा। कोई ये लोग इधर से सोचे कि पहले अच्छा ड्रेस लूँगा फिर उसके बाद गाड़ी वगैरह, इधर वाले सोचेंगे पहले गाड़ी लूँगा फिर घड़ी लूँगा फिर दूसरा कोई काम करूँगा। ये चीज़ अलग अलग आप कल्पना कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बच्चे को आँख बंद करवा करके उसको सोचने बोलिए कि आगे की ज़िंदगी में अगर इस चीज़ हो जाए, आपकी ज़िंदगी में ये हो जाए तो क्या होगा। जब पैदल स्कूल जाते थे तो हम लोग इस तरह की कल्पना करते थे कि रास्ते में जब पैदल जाते थे, थक जाते थे दोपहर में, तो सोचते थे अगर अल्लाह मालिक एक साइकिल गिरा दे तो कितना मज़ा आया। अभी दौड़ करके 2 साइकिल गिराए, 2 दोस्त रहते थे, 2 साइकिल गिराएगा तो दोनों लूट लेंगे और दोनों साइकिल से पढ़ने जाएंगे तो बहुत मज़ा आता। इस तरह से कल्पना करते थे। तो ये क्या इमेजिनेशन है, अच्छा लगता था और इस तरह से सोचते सोचते घर पहुंच जाते थे। तो ये होता था। तो इमेजिनेशन के जरिए भी क्या होगा, बच्चे में चिंतन का विकास होगा। कल्पना करवाएंगे बच्चे को। फिर है भाषा। जितना ज़्यादा बच्चा भाषा जानेगा उतना ज़्यादा चिंतन की प्रक्रिया डेवलप होगी। इनके उचित विकास के बिना चिंतन संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें बच्चे के सामने लाएंगे, बच्चे में चिंतन का विकास होगा। तो ये सब कुछ टूल्स है। इमेज दिखाइए, सिंबल्स दिखाइए, कल्पना करवाइए, भाषा का विकास कीजिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन कर पाएंगे। देखिए ये कितना एकदम दिमाग पे जोर देकर सोच रहा है, ठीक है, इसके चारों ओर घूम रहा है, वो उसके चारों ओर घूम रहा है। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसके बारे में बच्चा चिंतन कर सकता है और प्रभावी ढंग से चिंतन कर सकता है। अब देखते हैं चिंतन के प्रकार। तो अलग अलग तरह के चिंतन है, यहाँ भी टाइप्स है। सोचने का तरीका अलग अलग है, किस तरह से चिंतन करवाएंगे, कौन सा चिंतन कहलाएगा। तो इसके प्रकार है, कितने प्रकार है टोटल? 4 यहाँ कहने के लिए, 4 से बहुत ज़्यादा है, 5, 10, 12, 15 अलग अलग तरीके से किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर उसको देखेंगे। तो सबसे पहला चिंतन है कॉन्क्रीट चिंतन, जिसको कहते हैं प्रत्यक्षीकरण चिंतन या मूर्त चिंतन। मूर्त है, मूर्त होगा। तो ये मूर्त चिंतन है, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है, जो बच्चे के सामने हो। और मूर्त का भी मतलब वही होगा, डायरेक्ट, जो बच्चे के सामने हो। अब बच्चे के सामने है ये पेन का एग्जांपल हमेशा क्यों देते हैं? क्योंकि सामने यही रहता है इसलिए। या ये मोबाइल है तो मोबाइल का एग्जांपल देंगे बच्चे को तो कहेंगे मूर्त चिंतन, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्लास में देख पाएंगे कि सामने मोबाइल रखा हुआ है। तो जो चीज़ें सामने रखा हुआ है उसको कहेंगे मूर्त चिंतन। तो सबसे पहला चिंतन बच्चा जो करेगा वो मूर्त चिंतन करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा देख करके ज़्यादा चीज़ें सीख पाता है। तो पढ़ाई में भी या विकास जो बच्चे का होता है, या जो भी कहेंगे बच्चे का विकास जो होता है वो मूर्त से अमूर्त होता है। बच्चा सीखता भी है मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले सामने चीज़ें होंगी उसके बारे में सोच पाएगा, फिर जो चीज़ें सामने नहीं होगी बाद में उसके बारे में भी सोच पाएगा। और शुरू में ही अमूर्त चिंतन करवाने लगेंगे तो वो चिंतन नहीं कर पाएगा, सोच नहीं कर पाएगा, वो कल्पना में नहीं ला पाएगा अगर वो चीज़ें सामने ना हो। तो शुरुआती दौर में कैसा चिंतन करवाएंगे? कंक्रीट थिंकिंग। सामने चीज़ें ला करके दे देंगे, उसके बारे में सोचने के लिए कह देंगे। अब एक बार एग्जाम देने के लिए गए थे इंटर में, तो वहाँ पर चोरी चल रहा था। अब उसमें बच्चे हल्ला कर रहे थे। हल्ला करने के बाद टीचर आते थे तो बच्चे सब कहने लगते हैं झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी, इस तरह से ट्रेन वाला आवाज़ निकाल करके। अब टीचर पूरा गुस्सा हो रहे हैं, फिर भी बच्चा नहीं मान रहे हैं, तो उनका हो गया मूड खराब। अब आया टीचर, बाद में बोला अच्छा ठीक है तुम लोग निकलो, जब तब पूछेंगे तुम लोगों का। इंटर का एग्ज़ाम चल रहा था, फाइनल, ये 11th का था फाइनल एग्ज़ाम। बहुत सारा टूल लेकर के आ गया क्लासरूम में। जो निकलता था कॉपी जमा करता था उसको पूछता था ये बताओ ये टूल क्या है। इस तरह से करके अलग अलग तरीके से बना होता था, जो चीज़ें हम लोगों ने पहले नहीं देखा था। और जब नहीं बता पाते थे तो वहाँ लिखता था -20 मार्क। अब बोलता आप बेटा तुमको पता चलेगा, इस बार फेल करेंगे तब पता चलेगा, बहुत मज़े किए हो। तो मेरे सामने भी एक फ्रिज में ला के रख दिया। और आज तक हमने फ्रिज में पहले कभी देखा नहीं था, ना स्कूल में किसी के जरिए दिखाया गया था, ना कहीं और देखे थे। त्रिभुज के तरह था लेकिन वो चौड़ा था इस तरह से फ्लैट। तो बोल रहा ये क्या है? तो हम बोल दिए ये घर है सर। बोला बेटा तुम घर जाओ। तो ऐसे 25 नंबर लिख दिया माइनस में, सर फेल नहीं कीजिएगा, जाओ ना तुम घर जाओ, तुमको पता चल जाएगा। तो ये क्या है? कंक्रीट थिंकिंग है। इस तरह से अलग अलग टूल ला करके बच्चे के सामने मतलब मूर्त चीज़ें ला करके रखेंगे और उसके बारे में सोचने के लिए कहेंगे कि ये क्या है या किस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन पूछना है। तो बच्चा क्या होगा, उसमें थिंकिंग डेवलप होगा, चिंतन का विकास होगा। तो पहला प्रकार कैसा चिंतन करवाना है बच्चे में? मूर्त चिंतन। मूर्त चीज़ें ला करके बच्चे के सामने रखेंगे, उसके बारे में चिंतन करने के लिए कहेंगे। जब मूर्त चिंतन कर पाएगा बच्चा तब आ जाएंगे किस चिंतन पर? अमूर्त चिंतन पर। अब ऐसे चीज़ों के बारे में बच्चे से सवाल करेंगे जो बच्चे के सामने नहीं हो, अमूर्त रूप से चिंतन कर पाएगा। जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं है उस चीज़ के बारे में भी चिंतन करवाएंगे, ठीक है।
तो दूसरा अब क्या होगा, अमूर्त चिंतन। अगर ये डेवलप होगा, अब ये क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कि 2 साल के बच्चे को अमूर्त चिंतन करवाने लगेंगे, नहीं, एक एज के अकॉर्डिंग होगा। अगर पियाजे का कहेंगे 11 साल, लेकिन वाइगोस्की का कहेंगे तो वो एक्सपीरियंस लेगा तो थोड़ा पहले भी सीख जाएगा, वो एज की बात नहीं करते। हाँ, अमूर्त चिंतन 11 से ऊपर पियाजे के अकॉर्डिंग, लेकिन वाइगोस्की कहेगा तो कभी भी कर लेगा। अब है तीसरा क्रिएटिव थिंकिंग। अमूर्त चिंतन क्या हुआ, जो चीज़ें सामने नहीं हो फिर भी बच्चा चिंतन कर पाए। फिर आ रहा है सृजनात्मक थिंकिंग। अब ये क्या होता है सृजनात्मक, किसी ने क्लासरूम में पिछले क्लास में ही पूछ दिया था सृजनात्मक क्या होता है, या कहेंगे क्रिएटिव क्या होता है। क्रिएटिव होता है कुछ पुराने चीज़ों से ही कुछ नया क्रिएट करना, कुछ हेर फेर कुछ बदल करके नया करना, ज्यों का त्यों नहीं, कॉपी करके उतार देना कहीं से, गूगल से, नेट से, इसको क्रिएटिव नहीं कहेंगे। जब उस चीज़ में आप अपना कुछ नयापन ला रहे हैं किसी भी चीज़ में, उसको कहेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे में क्या हो सकता है, बताइए कोई। अच्छा, मोटरसाइकिल का किसमें कर दिया, जुगाड़ू में, ठीक है। तो मोटरसाइकिल को काट करके जुगाड़ू में बदल दिया, तो ये क्या है, एक इनोवेशन है, क्रिएटिव है, कुछ नया करना। अब उसी चीज़ का यूज कर रहा है कोयला ढूंढने में, अलग अलग सामान लाने में, तो इसको कहेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। जोमेटो वाला एग्जांपल बार बार देते हैं, क्योंकि अपने एरिया में भी अब जोमेटो चलने लगा है। चाहे वो बासी ही ला के क्यों ना दे दे, लेकिन अच्छा लगता है आदमी को, खाना बनाने में दिक्कत होती है तो जोमेटो से ऑर्डर कर देते। पहले खाना खाने के लिए होटल पे जाते थे, अब होटल हमारे घर पे आ रहा है, तो ये इनोवेटिव है, कुछ नया है। और एक दिन और समझाए थे कि पहले ये जीन्स जो था या पैंट जो था पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा फैल पहना जाता था, ठीक है, 90s के ज़माने में, और उसी को आज प्लाजो कहते हैं। तो ये क्या है, इनोवेशन है, नाम बदल दिया है। तो ये चीज़ है क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, कुछ नया आइडिया आना। चीज़ें वही है, नाम बदल दिया तो कुछ नया हुआ ना, अब उस पर ही जोर दिया जा रहा है। अब पहले की फिल्म देखोगे 90s का, तो वो वही फैल सब पजामा है। तो क्रिएटिव थिंकिंग इसी को कहते हैं। जहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग आए तो समझ लेना बच्चे में कुछ ना कुछ नया करने के लिए वो प्रेरित होगा। तो इस तरह से ये थिंकिंग अगर डेवलप होगा तो बच्चे हमेशा क्या करेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे। और पियाजे कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नन्हे वैज्ञानिक का मतलब कुछ ना कुछ आविष्कार करने की उसमें क्षमता है। तो आविष्कार करने की क्षमता, इसका मतलब सृजनात्मकता बच्चे में है, तो नया कुछ सोच पाता है बच्चे। हम और आप नहीं सोच पाएंगे जितना बच्चा सोच पाएगा। तो बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होता है। तो बच्चे को मौका देना है इस तरह के चिंतन करने का, इस तरह से टूल ला करके बच्चे के सामने रखेंगे कि कुछ नया कर पाए। स्कूल में कभी कभी कबाड़ा ला करके जमा किया जाता है, अपने इधर तो नहीं, महाराष्ट्र की तरफ स्कूल में टूटा हुआ मोटरसाइकिल, टीवी, ये सब ला करके रख देता है, और बच्चे को 1 से 2 घंटा उसमें समय दिया जाता है कि आप उससे कुछ नया करो। तो वो सब कुछ नया करता है। वो जो था, अभी देखते होंगे कि ये ढलाई जो करता है मकान 2-3 मंजिल वाला, तो एक लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ाया जाता है मसाला। तो वो एक महाराष्ट्र का बच्चा था, इस तरह स्कूटर रखा हुआ था स्कूल में, तो उस स्कूटर से उन्होंने वो चढ़ाने वाला लिफ्ट बनाया था ऊपर नीचे। तो ये क्या हुआ, कौन सा चिंतन हुआ, सृजनात्मक हो गया। उन्होंने वहाँ पर चिंतन किया कि इसके जरिए इस खराब मोटरसाइकिल या स्कूटर से और क्या बनाया जा सकता है, क्या नया बनाया जा सकता है, क्या नई चीज़ें यूज में लाई जा सकती है। इस तरह से वो अगर लिफ्ट बना रहा है तो ये क्या हुआ, सृजनात्मक हुआ। तो जब भी सृजनात्मकता की बात आएगी तो क्या कहेंगे, कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, कुछ इनोवेटिव करना, नए तरीके से करना, ज्यों का त्यों नहीं, कुछ अपना नया करना। तो जब भी नए की बात आएगी, नवाचार की बात आएगी, इसी को कहेंगे नवाचार, यानी नया करना, ठीक है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या, सृजनात्मक चिंतन, ठीक। फिर आपका आ जाता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जिसको कहते हैं तार्किक चिंतन। तो तर्क कर पाएगा, अब यहाँ पर बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करेगा। पूरा मेला देखा हुआ है ना, नींद आ रही है, बहुत दिक्कत वाली बात है। रावण तो जला दिया, लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं जला पाए। तो रिफ्लेक्टिव, ये जो तार्किक चिंतन होगा, यहाँ पर जो जब जटिल समस्या होगा बच्चे के सामने, बड़े समस्या होगा, तब बच्चा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज कर पाएगा। तो 4 तरह के थिंकिंग देख लिए हमने। सबसे पहला था कंक्रीट थिंकिंग, जिसको कहेंगे मूर्त चिंतन या प्रत्यक्ष चिंतन। तो इसमें क्या होगा, चीज़ें सामने हो, या आपके पढ़ने के लिए हमने जितना था वो बता चुका है। ठोस वस्तु हो, टच और फील कर सके, जब सामने होगा, ठोस होगा तो टच फील कर भी पाएगा। अनुभव कर सके, सामने खुद बच्चा अगर टच करके देखेगा, गोल है, पेन लंबा है, तो ये खुद टच और फील करेगा तो उसको अनुभव भी कर पाएगा। फिर ये चिंतन का आधार होता है। तो जब ये जो चिंतन है, इसका बेस कौन हो गया, कंक्रीट थिंकिंग। जो चीज़ें सामने हो, जिसको वो टच और फील कर पाए, तो ये बेस होगा, यानी आधार होगा, बिंदु होगा, जहाँ से बच्चे का चिंतन डेवलप होगा। जैसे एप्पल यानी सेब हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, पेन हो गया, ये सब चीज़ें बच्चा
कुछ डायरेक्ट देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो ये सारे चिंतन है आपके कंक्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट था एब्स्ट्रैक्ट, चीज़ें सामने ना हो। अब चीज़ें सामने नहीं है फिर भी बच्चा चिंतन कर पा रहा है। चीज़ें कहाँ हो? विचार में हो, आइडियाज़ में हो, यहीं से थिंकिंग कर पा रहा है। सामने नहीं भी है तब भी परिकल्पना में हो, हाइपोथेसिस कर रहा है बच्चा। फिर उदाहरण के लिए वही चीज़ है, कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे बताइए, सोचने का नहीं, कोई एक चीज़ बताइए जिसके बारे में आप सोच पाए। जैसे कि ताजे माल लिखना है, लिख लीजिए। और कोई? जैसे कि धुआं को देखकर क्या महसूस होना, जैसे कि धुआं को देखकर ऐसा महसूस होना। ठीक है, बादल के बारे में कह देते हैं। अब बादल कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, बादल क्या है, क्या ठोस है या गैस है या उसमें पानी मिश्रित है, तो ये सब चीज़ों के बारे में चिंतन करेगा तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा। तो जो चीज़ें सामने नहीं हो। क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि बक्से से बाहर सोचना। अब ये बक्सा क्या होता है? कुआं वाला मेढक सुने हो ना? तो वो जो कुआं वाला मेढक होता है, उस मेढक को लगता है कि अपना दुनिया जो है यही है, जितना है इसी के अंदर है। लेकिन जब उस कुएं से बाहर निकल जाता है कोई मेढक, तब उसे पता चलता है कितनी बड़ी दुनिया है। तो यही है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी चिंतन जो करना है। किसी भी कोई भी समस्या हो, उसका एक हल सिर्फ नहीं ढूंढना है, देखते हैं कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, अलग अलग तरीके से कितना और भी इसका समस्या का हल हो सकता है। तो अलग अलग हल ढूंढना ही कहलाता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी बक्से के बाहर जा करके सोचना, यानी अलग अलग तरीके से सोचना। सोच को एक जगह केंद्रित नहीं करना, ये कहेंगे अलग अलग तरीके से। एक समस्या है, इसके बारे में अलग अलग दिशाओं में सोचना, ये कहलाता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो कोई एक समस्या है, इसके बारे में अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको कहते हैं अपसारी। याद रखिएगा, दो चिंतन होता है, एक होता है अपसारी और दूसरा होता है अभिसारी। उसको आगे चल कर पढ़ाएंगे। तो ये अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन में क्या होता है? इसमें भी यही चीज होता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगा, एक समस्या का अलग अलग हल ढूंढना। तो जहाँ पर अपसारी चिंतन आए, इसका मतलब है एक से ज़्यादा सॉल्यूशन ढूंढना, अलग अलग दिशाओं में सोचना। तो कहेंगे अलग अलग दिशाओं में सोचना, अलग अलग दिशाओं में चिंतन करना, क्या कहलाएगा? अपसारी चिंतन। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अभिसारी, जो आगे पढ़ेंगे। फिर होता है लेटरल थिंकिंग, पार्श्व चिंतन। तो यहाँ भी चिंतन का उच्च रूप होता है। यहाँ भी क्या करेगा बच्चा? अलग अलग तरीके से सोच पाएगा। नोवेल थिंकिंग, यानी नया सोचना कुछ, तो कुछ नया सोचना, ये कहलाता है नोवेल थिंकिंग। तो यहाँ पर अब क्रिएटिव थिंकिंग भी इसी को कहते हैं। आप बच्चा कुछ नया सोचेगा, किसी पुराने चीज़ों को ले करके हेर फेर करके उसमें कुछ नया करने की कोशिश करेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अलग अलग तरह के कलर्स वगैरह ला करके कागज़ पर चिपका हुआ रहता है, उससे बोलते हैं इससे कुछ फूल बनाओ, कुछ अलग तरह के डिजाइन बनाओ, या इस तरह से समस्या समाधान में यूज किया जाता है बच्चे के सामने ब्रेन स्टॉर्मिंग का। तो ये भी बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया करेगा बच्चा इस चिंतन के जरिए, तो इसको कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। तो पार्श्व चिंतन मतलब इसमें भी कुछ नया करना, लॉजिक लगा करके कुछ नया सोचना। अब आ जाते हैं तार्किक चिंतन, जो कि आपका चौथा नंबर है। तार्किक चिंतन में क्या होगा? बड़े समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तार्किक चिंतन करता है। तो यही है जटिल समस्या के समाधान के लिए कैसा चिंतन? तार्किक चिंतन। लॉजिकल थिंकिंग का यूज करेगा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज करेगा। एक ही समस्या में निहित अलग अलग समस्याओं का हल प्रभावी ढंग से करना। एक बड़ा समस्या है, उसी के अंदर क्या कर रही है? समस्याओं का अलग अलग हल ढूंढ रहा है। उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देगा समस्या को, और फिर उसका हल करेगा। कौन सा थिंकिंग यूज करेगा? तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज करता है बच्चा। तो ये 4 तरह का थिंकिंग था। अब कुछ अलग अलग टाइप्स के थिंकिंग है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा चिंतन है? रचनात्मक चिंतन कहेंगे इसको, समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। तो बार बार हमेशा देखेंगे पेपर में क्रिटिकल थिंकिंग रहता है लिखा हुआ, और बच्चे में इसे थिंकिंग को डेवलप करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है।
इस क्रिटिकल थिंकिंग को आलोचना। अब कभी कभी हम कह देते हैं आलोचना, वो फलाना उसका आलोचना कर रहा है। अब आलोचना का ये मतलब नहीं होता हमेशा कि उसकी बुराई या उसकी कमी को ही निकालना। आलोचना करना का मतलब होता है उसके अच्छाई और बुराई दोनों को ध्यान में रख करके फैसला लेना कि ये काम जो किया है इन्होंने ये अच्छा है या बुरा है, कितना ज़्यादा अच्छा है कितना ज़्यादा बुरा है। फैक्ट के बारे में बात करेगा, जो चीज़ें सामने और लॉजिकली हो, तो हवा में बातचीत नहीं होगी। क्रिटिकल थिंकिंग में फैक्ट पर बात करेगा, तथ्य पर बात करेगा कि हाँ ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड है या नहीं है, या ऐसे बोल दिया जा रहा है। तो जो चीज़ें वैज्ञानिक रूप से क्या होगा सत्य है या वो प्रमाणित है, तब कहेंगे कैसा चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। जो कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं। ये व्हाट्सएप वाला को हो गया है। तो कोई भी पक्ष है उसका क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। एस्पेक्ट का क्या करेगा, विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या होता है, ये चीज़ें जहाँ पे भी विश्लेषण और संश्लेषण दिखाई दे, दो चीज़ें, एक विश्लेषण और दूसरा संश्लेषण। तो ब्लूम के टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग ब्लूम ने सीखने के 3 पक्ष को बांटा, एक कॉग्निटिव है, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर है। तो इसमें जो आता है ये संश्लेषण और विश्लेषण, ये कॉग्निटिव के अंदर आता है, संज्ञान के अंदर आता है, और ये उच्च चिंतन में आता है। कौन सा, विश्लेषण और संश्लेषण। किसी चीज को तोड़ करके अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उसको उसके बारे में जानकारी लेना क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। तो कोई भी चीज, जैसे कोई भी एक समस्या हो, उसको अगर छोटे छोटे पार्ट में बांट रहा है तो कहेंगे विश्लेषण कर रहा है। अगर उसी चीज को, उस टुकड़े को, या कोई टुकड़े में बटा हुआ है, अगर उसको जोड़ करके देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, संश्लेषण कहलाएगा, जो क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। यानी कि कुछ नया करने में विश्लेषण और संश्लेषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विश्लेषण में क्या करेगा, चीज़ों को तोड़ करके, जैसे एक चाय बच्चे के सामने रखेंगे तो वो चाय के अलग अलग पार्ट्स को अगर देखेगा, ये चाय बनाने के पहले क्या क्या होगा, चाय पत्ती लाया होगा, दूध लाया होगा, तो दूध का क्या फ़ायदा है, चाय पत्ती का क्या काम है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर अलग अलग बच्चा उसका अध्ययन कर रहा है तो क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। अब उस सब चीज़ को, वो चाय पत्ती, चीनी, दूध रखा हुआ है, सबको मिला दिया, तो संश्लेषण, एक नया प्रोडक्ट बनकर निकला कि नहीं। दूध था, चाय पत्ती था, चीनी था रखा हुआ, गैस था, जला करके मिला दिया तो नया चीज़ क्या बन के आया, चाय बन के आया। इसी को कहेंगे संश्लेषण। तो ये क्रिएटिविटी में यूज होता है। तो विश्लेषण और संश्लेषण उच्च क्षमता क्या कहेंगे, क्या चिंतन होता है। तो चीज़ों को बच्चा क्या करेगा, इसमें एनालाइज करेगा, मतलब देखेगा किसके क्या क्या गुण है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। बच्चा लॉजिक लगाएगा, तर्क लगाएगा, तर्क के आधार पर निर्णय लेगा। तो कैसा चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, और इसको कहेंगे सम आलोचनात्मक चिंतन। तो इसमें जो है बच्चा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्षों का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट को देखेगा कि चाय के ज़्यादा फायदे हैं या ज़्यादा नुकसान है। इस चीज़ के आधार पर वो निर्णय ले पाएगा। छोटे बच्चों के लिए चाय नुकसानदायक है, बूढ़े के लिए ठीक है। तो इस तरह से इसको कहेंगे आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना किस आधार पर करेगा, अच्छाई और बुराई देख करके, इस काम के क्या अच्छाई और क्या बुराई है। फैक्ट पर बात करेगा, तथ्य पर बात करेगा, जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, जो वैज्ञानिक रूप से मान्य हो, इस चीज़ों पर बात करेगा। अंधविश्वास को दूर करेगा यहाँ पर। तो जो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा उसमें अंधविश्वास क्या होगा, दूर होगा। मतलब लॉजिकली हमेशा बात करेगा, साइंटिफिकली बात करेगा। तो ऐसे चिंतन को कैसा, क्या, कौन सा चिंतन कहेंगे, आलोचनात्मक चिंतन कहेंगे। तो इस चीज़ को बच्चे में डेवलप करना है। फिर कह रहा है 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग गिवन बाय, ये जेपी होगा, ठीक है, सॉरी, जेबी वाटसन लिखते लिखते जेबी लिखा गया ना। तो ये है जेपी गिलफर्ड। तो इन्होंने बुद्धि का भी सिद्धांत दिया है। इनके बुद्धि के बारे में आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, इसलिए बुद्धि के सिद्धांत में जेपी गिलफर्ड का थ्योरी को हमने नहीं पढ़ाया।
तो ये जेपी गिलफर्ड साहब दो तरह के चिंतन के बारे में बात करते हैं। पहला है डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी चिंतन। तो अभी वहाँ पर अपसारी चिंतन के बारे में बता रहे थे कि अलग अलग दिशाओं में सोचना कौन सा चिंतन, अपसारी चिंतन कहलाता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना अपसारी चिंतन कहलाता है। और अपसारी चिंतन करने वाले बच्चे में कैसा होगा, सृजनात्मक चिंतन होगा, यानी क्रिएटिव थिंकिंग जो कर पाएगा बच्चे। तो जिस बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग होगा वो बच्चे में अपसारी चिंतन होगा, ठीक है। जो बच्चा कुछ नया करने की क्षमता रखता होगा उसमें आवश्यक है कि अपसारी चिंतन वो करने वाला बच्चा होगा। जो बच्चा अपसारी चिंतन नहीं कर पाएगा तो वो क्रिएटिव थिंकिंग कभी नहीं कर पाएगा या कुछ नया नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग दिशाओं में सोचना अपसारी चिंतन कहलाता है। एक समस्या के अनेक हल ढूंढना, या इसमें कहेंगे जैसे ये एक समस्या है, इसके बारे में अलग अलग दिशा में बच्चा सोच रहा है, इसको कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। तो ये है अपसारी चिंतन। यहाँ पर एक समस्या है समझ लीजिए, और इसके बारे में अलग अलग दिशाओं में सोच रहा है, इसको कहेंगे अपसारी। और अभिसारी चिंतन में क्या होगा, ये एग्जाम में क्या होता है, ये वाला ये हो जाता है और वो वाला ये हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब अपसारी लगाने की बारी आएगी तो आप अभिसारी लगा लेंगे, वहाँ पर आपका थिंकिंग मिल जाएगा कि अपसारी वाला में बाहर की तरफ सोच रहा था अभिसारी के बारे में, तो ये उल्टा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना कि अपसारी में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे और अभिसारी में किसी समस्या के बारे में एक जगह ला करके थिंकिंग को जमा करेगा, यानी कि ये जो है एक दिशा में सोचेगा। अगर कोई समस्या है तो उसका एक हल ढूंढेगा। जैसे यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन वाले प्रश्न दिया जाएगा तो इसमें किसी एक को सही ढूंढना है तो क्या करेंगे, अभिसारी चिंतन का यूज करेंगे। एक उत्तर हल ढूंढने के लिए अभिसारी चिंतन। तो कह रहा है एक ही दिशा में सोचना, एक ही दिशा में सोचेगा, कौन सा चिंतन, अभिसारी चिंतन। फिर कह रहा है सोच को एक जगह लाकर केंद्रित करना, तो थिंकिंग कहाँ पर निभा रहा है, एक जगह ला करके जमा किया जा रहा है। इसी को मैथ पेडागोजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मुक्त अंत वाला प्रश्न। प्रश्न कहिए वहां पर, यहाँ सोच। तो मुक्त अंत वाला सोच मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचना कहलाता है। और मैथ पेडागोजी में इसी को कहते हैं ओपन एंडेड, और इसको कहेंगे क्लोज एंडेड। तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न कहाँ पे आएगा, अपसारी चिंतन में, और यहाँ पर आएगा बंद अंत वाला चिंतन, बंद अंत वाला चिंतन। बंद अंत वाला चिंतन में चिंतन को लिमिट कर देगा, एक जगह ला करके रोक देगा। और मुक्त अंत वाले चिंतन में चिंतन को बढ़ावा देगा और ज्यादा चिंतन को बढ़ा देगा। इसको कहेंगे मुक्त अंत वाला सोच या चिंतन, ये बंद अंत वाला। बंद अंत वाला कौन सा, अभिसारी। और मुक्त अंत वाला अलग अलग दिशाओं में सोचना, अपसारी। और एक ही दिशा में सोचना, अभिसारी। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अपसारी होगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्टिव। तो जो भी लिखने के लिए जैसे दिया जाएगा, गाय पर एक लेख लिखिए छोटे बच्चे, क्या सारे बच्चे एक ही तरह से लिखेंगे, सब अलग अलग तरीके से लोग लिखेंगे, कुछ बढ़ा करके लिखेंगे, जो जिसको मन में आएगा वो लिखेगा। लेकिन अभिसारी चिंतन में कहेंगे चिंतन के कितने प्रकार, 2, 3, 4, 5, कितना, तो मुख्य रूप से अगर आप कहेंगे तो 4 कहेंगे। तो ये क्या हुआ, एक जगह ला करके रोक दिया, बंद अंत हो गया। क्या 4 से ज्यादा हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि एक ही उत्तर ढूंढना था कि इसमें कोई एक बताइए होती, एक चुने आपने 4, तो ये क्या हुआ, बंद अंत वाला हो गया। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कौन सा चिंतन का यूज करते हैं, अभिसारी। तो ये चिंतन आपका, और ये अभिसारी चिंतन जुड़ा हुआ किससे है, बुद्धि से, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंस से। और अपसारी चिंतन जुड़ा हुआ है सृजनात्मक से, ठीक है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। तो क्रिएटिविटी, जो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर होगा वो क्रिएटिव होगा। नोट में लिख लीजिएगा। तो नोट में लिखेंगे सृजनात्मक चिंतन वाले बच्चे, सृजनात्मक चिंतन वाले बच्चे अपसारी चिंतन करते हैं, लेकिन
जरूरी नहीं है कि अपसारी चिंतन वाले बच्चे सृजनात्मक चिंतन कर पाएगा। ठीक है, तो जो बच्चा जो है सृजनात्मक चिंतन करेगा उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग, वो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूर करेगा। लेकिन जो बच्चा डाइवर्जेंट थिंकर है, अपसारी चिंतन करने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन करने वाला होगा। ठीक है, तो जो सृजनात्मक चिंतन कर पाएगा वो अपसारी चिंतन जरूर करेगा। लेकिन हर एक अपसारी चिंतन करने वाला बच्चा जरूरी नहीं है कि सृजनात्मक चिंतन कर पाएगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन कराएंगे। भेज देंगे ग्रुप में लिंक, देखिए। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कहा गया है नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये भूल जाते हैं। बताइए, पीछे से बताइए। इधर से नहीं बोलना है अभी। क्या होगा, पीछे वाले लाइन से बीच में आप लोग बोलिए। 4 नंबर और 2 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? अब देख लेते हैं। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ये बात तो है तो नहीं होगा, नोट पूछा है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है। कह रहा मुख्य रूप से फैक्चुअल होता है, देख लेंगे फैक्चुअल होता है। इसमें सूचना के विश्लेषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये बात सही है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देता है। ये बात भी तो सही है। जिस बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन करने वाला होगा उसमें उच्च स्तरीय सोच भी होगा, समस्या समाधान के कौशल को भी बढ़ाएगा। तो ये बात सही है, लेकिन पूछा नहीं तो कौन सा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं देता है, इससे और आगे बढ़ करके क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल लगता है तो गलत है। नंबर 2 तो सही क्या हो गया, 2। ठीक है, बाकी सब सही था इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? क्या होगा? छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, या छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। बताइए क्या होगा। तो छात्र में आप डेवलप करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं हायर लेवल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तो चिंतन कर पाए, फिर वो उच्च चिंतन कर पाए और समस्या समाधान कर पाए। इसके लिए आप क्या करते हैं, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये क्या हो गया, क्या होगा? कह रहा रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय, रमेश एक टीचर है और पढ़ा रहा है क्या, विज्ञान। अन्वेषण यानी इनोवेशन कह रहा है, प्रयोग
विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है, मौका दे रहा है बच्चे को, वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है। एक तो होगा साइंटिफिक लॉजिक, कहेंगे साइंटिफिक लॉजिक यानी वैज्ञानिक तर्क, दूसरा तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण और क्या था लास्ट में, अनुकरण। तो कंठस्थीकरण यानी रट्टा मार नहीं, सिर्फ नकल करवाना नहीं होगा, पहला और दूसरा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे समस्या समाधान। तो यहाँ तक चिंतन के बारे में था, अगले क्लास में समस्या समाधान के बारे में पढ़ेंगे।